जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। प्राची शर्मा, यामीन खान, आंचल चौधरी, कन्हैया, तपस्या सिंह, रोहित कश्यप, प्रेम शंकर, प्रियंका भाटी, डॉली कुमारी, राहुल सैफी, नवीन कुमार, छवि सैनी, वर्तिका, निशा सिंह, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मुगल साम्राज्य जो शुरू हुआ 1526 से। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया बाबर भारत में किन स्थितियों में आया, बाबर के सामने क्या समस्याएं थी, और बाबर ने भारत में आकर के कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरह से उसने भारत पर 1526 में पानीपत के युद्ध के द्वारा किसकी स्थापना करी, मुगल साम्राज्य का संस्थापक वह बना। तो बाबर हम पढ़ चुके थे, बाबर के बाद में बाबरनामा के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। और आज का प्यारे बच्चे सबका स्वागत है। और आज फिर शुरू होती है क्लास बाबर के पुत्र हुमायूं। तो बाबर के चार बेटे थे, कौन कौन से? हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, याद है ना, और कामरान। पिछली ही क्लास में मैंने बताया था बाबर के चार बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये बात आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ठीक है जी सर, हाउ आर यू? मैं एकदम ठीक हूं प्यारे बच्चे। चलो, तो बाबर के बाद में गद्दी पर कौन आया भैया? हुमायूं आया। हुमायूं का जो शासनकाल है वह रहा 1530 से 1540 और 1555 से 1556। भैया ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो 1530 में तो इसका राज्याभिषेक हुआ और 1540 तक ये बना रहा। 1540 में ये हार जाएगा और भारत से भाग जाएगा। 1540 में क्या होगा? शेरशाह सूरी इसको हरा देगा, आप जानेंगे पूरे घटनाक्रम को। ये भारत से भाग जाएगा 1540 में, ईरान अफगानिस्तान चला जाएगा और वापस आएगा फिर 1555 में और 1556 तक रहेगा। और 1556 में इसकी मौत हो जाएगी सीढ़ियों से लुढ़क करके। वही लाइब्रेरी जो इसने अपने पढ़ने के लिए बनवाएगा, उसी से लुढ़क करके क्या हो जाएगी? इसकी मौत हो जाएगी। इस घटनाक्रम को हम लोगों को समझना है, ध्यान से समझना। हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? हुमायूं का जो बचपन है, इसके बचपन का नाम है क्या आपका? नसीरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर। खोदमीर नाम याद रखेंगे। खोदमीर नाम क्या होता है आपका? किसका है? हुमायूं का है। चलो भाई, जन्म कब हुआ था इसका? 1508 में काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है। इसकी माता का क्या नाम है? माहम बेगम है। और पिता कौन है? पिता तो आप जानते ही हैं, ये किसका बेटा है? बाबर का बेटा है। पिता कौन था इसका? पिता था इसका बाबर। ठीक है। गद्दी पर बैठने से पहले बग्द, क्या बोलेंगे, बदख्शा का सूबेदार था। बदख्शा कहां है आपका? बदख्शा पड़ता है आपका अफगानिस्तान में। तो जब ये छोटा था तो कहते हैं इसको घुड़सवारी और तीरंदाजी का बड़ा शौक था। और उस शौक में जब एक छोटा सा अभियान किया किसने? बाबर ने। और बाबर उस छोटे अभियान में विजय पाया और साथ में हुमायूं भी था, जिसमें हुमायूं ने क्या की? तीरंदाजी की। तो बाबर इससे बड़ा खुश हुआ। तो बाबर ने क्या किया था? इसको बदख्शा का सूबेदार बनाया था 12 वर्ष की उम्र में। कितनी एज में बना था? 12 वर्ष की एज में ये बन गया आपका क्या? बदख्शा का सूबेदार। तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहां का सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। ठीक है, कोई दिक्कत? सर बादशाह का क्या अर्थ होता है? बादशाह, भैया बादशाह को ही कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, राज्याभिषेक कब हुआ इसका? 30 दिसंबर 1530 को हुआ था। 30 दिसंबर 1530 को कहां हुआ था? आगरा में इसका राज्याभिषेक किया गया। क्योंकि ऐसी घोषणा किसने की थी? बाबर ने की थी। और बाबर ये कह के गया था अपने चारों बेटों में से, चारों सगे भाई नहीं है, इनकी माताएं अलग अलग हैं। ठीक है। तो इसकी माँ जो माहम, क्या बोलेंगे, जो आपका माहम बेगम का बेटा है ये हुमायूं, इसके लिए बाबर कह करके गया कि ये मेरे बाद में उत्तराधिकारी बनेगा। तो कुछ लोगों ने षड्यंत्र भी किया हुमायूं के खिलाफ, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और सब लोगों के समर्थन से इसको कहां? गद्दी पर बिठाया गया, राज्याभिषेक इसका कराया गया। तो फाइनली कौन आ गया? हुमायूं गद्दी पर आ जाता है। गद्दी पर आया तो बड़ी समस्याएं थी उस समय, क्या बोलेंगे? गद्दी पर जब ये आया तो क्या सब कुछ आसान था? नहीं। देखो इसके सामने दिक्कतें क्या थी। जो बाबर की घोषणा थी, बाबर ने जो घोषणा की, बाबर ने कुछ ऐसी घोषणा कर दी जिसने हुमायूं को फंसाए रखा। कैसे जी? एक तो इसने इसका जो भाई है कामरान, कामरान कामरान को भी काफी जगह वो दे गया अपनी वसीयत में।
कामरान को उसने मतलब 5 राज्य, अपने समय के 5 छोटे छोटे राज्य किसको दिए, छोटी बोलते जिनको हम सूबेदारी कहते हैं, तो 5 दे दिए कामरान को। और हुमायूं को राजा तो उसने कहा, लेकिन बहुत ज्यादा हुमायूं को क्षेत्रफल नहीं दिया। यानी दोनों का जो क्षेत्रफल था वो 6:5 के अनुपात में था। तो ज्यादा बड़ा अंतर है क्या? क्या हुमायूं के पास बहुत ज्यादा है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, 5 अनुपात था किसके पास में, और 6 अनुपात था किसके पास में, हुमायूं। कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। चलो जी, इतनी बात में कोई दिक्कत। दूसरी समस्या मैं आपको बता दूं, दूसरी समस्या मैं बता दूं। बाबर जो था भैया, उसने बहुत पैसा लुटाया। बाबर को पानीपत के युद्ध के बाद में क्या कहा गया था, कलंदर। उसने लोगों को माफ भी किया और धन भी बहुत लुटाया। जो अमीर वर्ग था, जो उस समय के बड़े फेमस लोग थे, ताकतवर लोग थे, बाबर ने खूब पैसा उनके ऊपर बहाया। हुमायूं के पास पैसा नहीं बचा। दूसरी समस्या इसकी। पहली समस्या, हुमायूं को बहुत ज्यादा क्षेत्रफल नहीं मिला, तो उसके भाई उसका विरोध कर सकते थे कभी भी। दूसरी समस्या, पैसा नहीं बचा हुआ है। और तीसरी समस्या थी, अपनी वसीयत में हुमायूं के लिए लिखता है कि तुम्हें अपने भाइयों से हमेशा उदारतापूर्ण व्यवहार करना होगा। यानी तुम्हें अपने भाइयों से कभी लड़ना झगड़ना नहीं है। उसी एक शब्द के चलते हुए कहते हैं हुमायूं ने अपने भाइयों से कभी झगड़ा नहीं किया। इसके भाइयों ने तो किया, अस्करी, कामरान, हिंदाल, ये सब इसके खिलाफ हुए, लेकिन हुमायूं इनके खिलाफ कभी नहीं हुआ। सर 6:5 नोट नहीं करना है भैया, कर सकते हो, आपकी नॉलेज के लिए ही बता रहा हूं, मैं फेंकने के लिए थोड़ी बता रहा हूं। आप कहीं नोट कर सकते हैं, आपका विकसित है थोड़ा सा, तो 6:5 कहीं कर लें ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखें भाई ध्यान से, अब समझना इस बात को। अब ये गद्दी पर आ गया तो इसके सामने चौथी समस्या क्या आई, इसके विरोधी जो दिल्ली की गद्दी को भूखों की तरह देख रहे थे कि भाई इस दिल्ली की गद्दी को हम हासिल कर सकते हैं या नहीं, जिनमें से बोलेंगे जो इसका पहला विजय अभियान था 1531 है। हालांकि इसके खुद गद्दी पर बैठने के बाद में, इससे पहले ये पानीपत के युद्ध में भी लड़ा था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के साथ हुमायूं आया था। ठीक है, तो इसका पहला जो विजय अभियान है, नोट करना, कहां था, बांदा कालिंजर दुर्ग पर। पहला विजय अभियान, पहला विजय अभियान था इसका, ये फर्स्ट विक्ट्री है इसकी। क्या बोलेंगे, फर्स्ट विक्ट्री, गद्दी पर बैठने के बाद में। कहा क्या जीता इसने, कालिंजर फोर्ट को जीता। कालिंजर फोर्ट, कालिंजर का किला कहां पड़ता है, बांदा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और वहां राजा कौन था, प्रताप रुद्रदेव था। मैं आपको दिखा देता हूं, कोई हल्का फुल्का किला नहीं है। कालिंजर का किला भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा अविजित किला माना गया है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कितना मजबूत रहा होगा। और किलों पे ऐसे नहीं जीता जाता था, लोग यहां जाते थे लड़ने के लिए, और भैया ऊपर से होती थी पत्थरबाजी। ये लोग घूम रहे हैं, दिख रहे हैं, इतने इतने से लोग हैं, छोटे छोटे लोग घूम रहे हैं। कितना बड़ा किला है, विशाल किला। ये लोग देखो, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ ये सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, फिर किला, फिर किला, फिर किले की प्राचीर, यहाँ फिर आपका इससे ऊपर किले की प्राचीर, फिर उससे ऊपर किले की प्राचीर। ठीक है, ये बात समझे। तो इस कालिंजर के किले को ये अजय, जिसको माना गया, हुमायूं जाता है कि भाई कालिंजर के किले को हम जीतेंगे, और यूपी की तरफ ये बढ़ गया दिल्ली से। प्रताप रुद्रदेव के अधीन था। और यहां पर क्या होती है, आपका अधीन था, लिख लेना, संधि हुई थी, दोनों के बीच संधि हुई। जीत तो बोलेंगे कि इसको हुमायूं अगर हम बोलें कि जीत पाया, तो ये कहना क्या है, बड़ा दिक्कत है। तो जीत तो नहीं पाया, लेकिन दोनों के बीच एक ट्रीटी साइन हो गई, एक संधि साइन हो गई। और इसने बोला, प्रताप रुद्रदेव ने, मैं दिल्ली की गद्दी के अधीन खुद को मानता हूं, मैं खुद को दिल्ली के अधीन स्वीकार करता हूं, और कभी भी दिल्ली की गद्दी को मेरी जरूरत होगी तो मैं मदद करूंगा किसकी, हुमायूं की। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इतनी बात समझे। चलो भाई, अगली बात आती है, अगले विजय अभियान में ये चलता है मिर्जापुर की तरफ। कहां, बांदा से आगे मिर्जापुर की तरफ चलता है। बांदा जानते हैं ना, बांदा तो कहां पड़ता है, बुंदेलखंड में पड़ता है, आपका झांसी के पास में। फिर इसके बाद में कहां चला, मिर्जापुर, गुड्डू भैया का मिर्जापुर कालीन भैया के मिर्जापुर की तरफ ये चल दिया। तो कहां चल दिया, चुनार के किले को इसने घेरा। ऐसा ही चुनार का किला था,
ऐसा ही चुनार का किला था जो शेरशाह सूरी के अधीन था। ध्यान से देखना, चुनार का किला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ा मजबूत किला माना गया है। आप समझ सकते हैं इस किले का स्ट्रक्चर भैया, चारों तरफ पानी, तो सेना ऐसे तो है नहीं कि पहुंच जाएगी। अब इन लोगों का नियंत्रण रहता था, कौन आ रहा है, वहां से तीर मार के गिरा सकते हैं इसको, वहां से तीर मार के गिरा सकते थे। तो ये भी बहुत मजबूत किला भारत का माना गया है। ठीक है सर जी, मैं बांदा से ही हूँ। बहुत गजब भाई, बिल्कुल हर जिले से बच्चा है। चलें भैया, बहुत शानदार बात है। तो चुनार का किला घेरा, ये किसके अधीन था? शेर शाह सूरी के अधीन था। अगर हम बोले, सॉरी, अगर ऐसे भी ना बोले, चुनार का किला घेरा इसने, मैं बोलूं ये चुनार का किला किसके अधीन था? ये शेर शाह सूरी के अधीन था, शेर खान के अधीन। शेर खान बोलो या सूरी बोलो, एक ही बात है। किसके अधीन था ये? शेर खान के अधीन था। कौन था यहां पर? शेर शाह सूरी। क्योंकि शेर शाह सूरी भी एक समस्या था मुगलों के लिए, और क्योंकि ये स्टेटमेंट दे चुका था कि अगर वक्त ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। ये मैसेज बड़ी तेजी से बाकी सब राजाओं के पास पहुंचा कि अच्छा, एक व्यक्ति शेर शाह सूरी जो किसकी सेना में था, बाबर की सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था, वो आदमी एक स्टेटमेंट दे रहा है कि टाइम ने मेरा साथ दिया तो मैं इन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। इसीलिए हुमायूं पहुंचा चुनार के किले पर। पहले इसको देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी भी हैं सभी किले, अभी भी सभी किले हैं। चलो भैया, बाब क्या पूछ रहा है बच्चा? कंचन पूछ रहे हैं भैया चुनार से शेर खां भाग गया था? नहीं, नहीं भागा था। समझे बात को? तो शेरशाह सूरी के अधीन था और इस चुनार के किले पर हुमायूं 4 माह तक डेरा डाले रहा। 4 माह तक कोई सफलता नहीं मिली। 4 माह तक सेनाएं बैठी हुई हैं कि दबाव बन जाएगा शेरशाह सूरी पर। उसने बोला भाई गेट ही नहीं खोलने हमको, ये दूर पानी में बैठे रहेंगे। बातचीत की स्थिति पैदा की गई, लेकिन हुमायूं की सेना बड़ी थी और शेरशाह सूरी जो था इस समय कमजोर था थोड़ा, लेकिन किला मजबूत था, किले का फायदा मिला। तो इसने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि यहां पर जो हुमायूं का सेनापति था, किसका? यहां पर जो हुमायूं का सेनापति था उसका नाम था हिंदू बेग। हिंदू नहीं है कभी, इसको आप हिंदू समझे, नाम है सिर्फ हिंदू बेग। हिंदू बेग। तो हुमायूं के जो सेनापति था हिंदू बेग ने, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? संधि हुई, संधि हुई, संधि हुई हिंदू बेग के माध्यम से। किसके माध्यम से? हिंदू बेग के माध्यम से यहां पर क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। संधि में कुछ शर्तें हुई और उन शर्तों में कहा गया, शेरशाह सूरी ने कहा कि हम दिल्ली के अधीन खुद को मानते हैं, दिल्ली के अधीन हम खुद को मानते हैं। और अपने कुतुब खां बेटा था शेरशाह सूरी का, उसने कहा कभी भी दिल्ली को गद्दी को जरूरत रहेगी तो एक टुकड़ी मेरी तरफ से कुतुब खां के नेतृत्व में हमेशा दिल्ली की गद्दी की मदद के लिए रहेगी। यानी ये लोग भी हुमायूं के सामने क्या, हुमायूं इसको जीत नहीं पाया, लेकिन यहां भी एक संधि हो गई। आप कहेंगे भैया आप कह रहे शेरशाह सूरी कमजोर था तो इसको तो फिर किले पर आक्रमण कर देना चाहिए था, इसने फिर किया क्यों नहीं किले पर आक्रमण? ये तो जीत लेता उसको। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस समय स्थिति बदल गई, पश्चिम भारत में विद्रोह होने लग गए गुजरात और राजस्थान की तरफ, और इसका ध्यान कहां चला गया था? यह भी जल्दी में था। इसी दौरान, इससे कुछ टाइम पहले ही, चुनार के किले को घेरने से पहले ही इसने देवरिया को भी घेरा था। क्या बोलेंगे? इसने देवरिया को भी घेरा था। बात समझ पा रहे हो? पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या उस समय का स्ट्रक्चर था, क्या उस समय की कंडीशन थी। भैया पानी के बीच में कैसे किला बनाया होगा? आप क्या समझ रहे? प्राचीन भारत में टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे देश में आर्यभट्ट जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने किसी बिना वैज्ञानिक उपकरण के पृथ्वी की परिधि को और पृथ्वी की त्रिज्या को बता दिया था। दोस्त, सब कुछ हमारे यहीं से पैदा हुआ है। 1532 में इसने क्या जीता? 1532 में इसने देवरिया पड़ता है ना, देवरिया आप सब जो लोग जानते होंगे, उसी को बोलते दोहरिया का युद्ध। कहां का ये? देवरिया डिस्ट्रिक्ट, देवरिया का युद्ध, देवरिया का युद्ध इसने जीता। देवरिया के युद्ध में दरअसल में सहयोग कर रहा था कौन? शेरशाह सूरी प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था सामने से,
लेकिन मदद की थी शेरशाह सूरी ने। और मुख्य व्यक्ति कौन था? महमूद लोदी। किसको हराया? ये लोदी, जो लोदी वंश था, आप सब लोग जानते हैं, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। और लोदी क्या मानते थे? लोदी कहते थे भाई दिल्ली की जो गद्दी है ये हमारी है, किसी हुमायूं की नहीं है, ये किसी हुमायूं की नहीं है। भैया बताओ तो सही, कैसे बनाया गया होगा किला पानी के बीच में? अरे बच्चे, ऐसा नहीं होता था। देखो, पहले ये लोग एक गड्ढा खोदते थे, बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया, फिर बीच में किला बनाया। यहां क्या बना दिया? बीच में किला बना दिया। और किला बनाने के बाद में फिर नहरें खुदवा करके ये जलाशय का निर्माण करवाया। पानी बाद में भरा गया, पानी फिर बाद में भरा गया। ठीक है, ऐसी बातों पर बड़ी गौर रखते हो, इनका कोई अर्थ है? अभी ये थोड़ा लॉजिक आप भी लगा सकते हैं। चलो भाई, कोई दिक्कत? अब आते हैं क्या हम, कि दोहरिया का युद्ध जीता और महमूद लोदी को इसने क्या कर दिया? हरा दिया। कहां हरा दिया? दोहरिया के युद्ध में। ठीक है, तो याद रख लेना, ये दोनों 1532 के हैं। ये भी 1532 में है, चुनार का किला, जिसको नोट करना, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते थे। कि अगर पूर्वी भारत को जीतना है, बंगाल की तरफ जाना है, तो चुनार को जीतना होगा। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, पूर्वी भारत का एंट्री गेट, एंट्री गेट ऑफ ईस्ट इंडिया, एंट्री गेट ऑफ ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार इसे कहा गया। ठीक है, तो पहले कौन सा अभियान हुआ था? पहले दोवरिया का युद्ध हुआ, उसके बाद में फिर आपका चुनार का किला इसने घेरा था। कितने महीने तक रुका रहा चुनार के किलों पर? 4 महीने तक। 4 महीने तक गिना रहा। और फिर मैंने बोला कि उस समय विद्रोह हो गया आपका, कहां पर विद्रोह हो गया आपका? नोट करना, 1535, 1535 में, उसके बाद में, यानी विद्रोह तो पहले हुआ, लेकिन 1535 में हुमायूं ने इस विद्रोह को दबाया। कैसे? 1535 में नाम है व्यक्ति का, व्यक्ति का नाम है आपका, क्या बोलेंगे? बहादुर शाह। 1535 में बहादुर शाह ने, क्या बोलोगे? बहादुर शाह ने गुजरात में विद्रोह किया। गुजरात में विद्रोह किया। विद्रोह मतलब रिवोल्ट, खिलाफत कर दी। तो दरअसल में यह हम विद्रोह किया का बात नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बहादुर शाह ने गुजरात में कैसे, क्या लाइन आपको लिखवा सकता हूं परफेक्ट? बहादुर शाह, ये लाइन कैंसिल करना, आप लोग एक लाइन लिखें तो वो परफेक्ट रहेगी। बहादुर शाह को, बहादुर शाह को, बहादुर शाह कहाँ है? गुजरात में है। बहादुर शाह को हराया। किसने हराया? हुमायूं ने हराया। ये बहादुर शाह भाग गया था मांडू के किले में, फिर इसका पीछा किया था हुमायूं ने, फिर ये वहां से भी भाग गया था। तो यहां बड़ा एक मजबूत प्रकरण है। ये आदमी गुजरात में अपनी ताकत बढ़ा रहा था, और जब गुजरात में ये अपनी ताकत बढ़ा रहा था, तो उसके बाद में ये कहां आने लग गया? गुजरात के बाद में इसकी नजर गई राजस्थान पर। ये गुजरात, यहां क्या है आपका? राजस्थान। राजस्थान में सबसे मजबूत माना गया है चित्तौड़गढ़ को। किसको? चित्तौड़गढ़ को। कहते थे जिसने चित्तौड़गढ़ को कंट्रोल कर लिया, उसने पूरे राजस्थान को कंट्रोल कर लिया। तो ये जो चित्तौड़गढ़ है, यहां पर थे कौन? राणा सांगा। राणा सांगा जिनका देहांत हो चुका था। राणा सांगा का देहांत कब हुआ था? 1528 में। मैंने बताया था ना, राणा संग्राम सिंह जी कब से कब तक रहे थे? 1509 से 1528। इस समय तो राणा सांगा जी नहीं थे। बहादुर शाह जो गुजरात में था, उसकी नजर थी राजस्थान पर। 1535 से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, 1534 की। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझे कि ये व्यक्ति क्या करता है? ये बहादुर शाह ये चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। लेकिन राणा सांगा जी की जो पत्नी थी, उनका नाम था महारानी कर्णावती। महारानी कर्णावती। और आप लोगों को एक कहानी सुनाई गई, झूठी कहानी। तो झूठी कहानी का पर्दाफाश करते हैं आज, कि पत्नी कौन थी? महारानी कर्णावती। और महारानी कर्णावती और महाराणा संग्राम सिंह की जो पुत्र थे, कौन थे? वो विक्रमजीत थे। कौन थे?
विक्रमजीत। तो जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो अब कोई मदद उस समय रानी कर्णावती को नहीं दिखी। तो उन्होंने देखा ये जो शक्तिशाली आदमी बढ़ता जा रहा है बहादुर शाह जफर राजस्थान की तरफ, तो इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो ये बात नोट कर लेना, उससे आपको सारी चीजें याद रखेंगे। लिख लेना, क्या बोलेंगे, राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी कि एक रक्षा के लिए भेजी। मतलब राखी तद्भव भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता तत्सम संस्कृत में रक्षा। हम बंधवाते हैं ना रक्षा बंधन पे राखी, ठीक है, तो वो रक्षा है, उसका मतलब कि हम अपनी बहन हमारी बांधते हैं और हम उसको रक्षा का वचन देते हैं। तो इन्होंने भेजी राखी कि भाई ये आएगा हुमायूं। लेकिन हुमायूं क्यों आने वाला था, इन लोगों में वो भावना नहीं थी। और तो हमको एक झूठी कहानी सुनाई गई कि हुमायूं ने रक्षा का वचन दिया था, जो एकदम झूठ है। छोटी कक्षाओं में हमको बताया गया, एकदम गलत है। ठीक है, राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और बदले में एक मदद मांगी, किससे, हुमायूं से, जो उसने मदद नहीं की थी। तो इस बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर अपना कब्जा कर लिया था, बहादुर शाह। और चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने के बाद में हुमायूं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहुंचा, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ से इसने स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं अब दिल्ली पर आऊंगा। इसने क्या बोला, अब मैं दिल्ली को कब्जे में लूंगा। नहीं, बहादुर शाह जफर नहीं है प्यारे बच्चे, बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी पर 1837 में आएगा। अभी हम 1837 की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम 1535 की बात कर रहे हैं। ये गुजरात का शासक है आपका बहादुर शाह जफर भी नहीं जानते अभी तुम, है नहीं जानते तो चुप सुनते रहे, ऐसे क्यों नाम रखते ही। अब मैं बोल दूं राहुल, तो एक राहुल तो आपके गांव में होगा, एक राहुल तेवतिया जी हमारे मैथ के टीचर हैं, तो वो दोनों सेम थोड़ी हो सकते हैं। अब मैं बोलूं कि हमारे गांव में एक राहुल है, अब तुम एकदम से कहने लग जाओ राहुल तेवतिया सर, तो मूर्ख क्यों बन रहे हो, थोड़ा समझो। राहुल तेवतिया सर अब के हैं, है 1992 के जन्मे हैं वो। अब मैं बात कर रहा हूं सन 1500 में किसी राहुल की, तो ये तो नहीं हो सकते ना। सर जी राजस्थान जी के भी पढ़ा देना, अच्छा जरूर, यहां समझो भैया ध्यान से। क्या बोलेंगे, राणा सांगा की पत्नी महारानी करवावती का पुत्र था विक्रमजीत। तो कहने की बात है, इसने मदद नहीं भेजी थी, हमको ये झूठी कहानी सुनाई गई है। वापस आते हैं, तो तब इसीलिए इसने, यहां मैंने बोला ना, ये 4 महीने के बाद में इसीलिए नहीं जीता क्योंकि इसको खतरा पैदा हो गया कि वो बहादुर शाह दिल्ली आ सकता है। इसीलिए ग्वालियर की तरफ से इसने अभियान किया था और उस बहादुर शाह जफर कह रहा हूं, बहादुर शाह को हरा दिया था। सचिन, ये जो लड़का है इसका कोर्स बंद कर दो, ये हाँ इसका कोर्स ब्लॉक कराओ, इसकी कंप्लेंट भेजो ऑफिस में अभी तुरंत। बताओ, ये लड़का कह रहा है, देखो इसका कोर्स क्यों बंद कर रहे हैं, कह रहा सर जी मुझे नींद आ रही है। बेटा सो जा। और जिसे नींद आ रही है, जो पढ़ने का इच्छुक नहीं है, जो इतनी इंटरेस्टिंग भारतीय इतिहास, भारतीय गौरव की राणा कर्णावती की बात को सुनकर के जिसको नींद आ रही है, भारतीय इतिहास का सच जानते हुए जिसको नींद आ रही है, तो इसको क्या पढ़ाई का हक है। इसलिए हम इसको मुक्ति देते हैं मेरे दोस्त। हमारे परिवार में ऐसे बच्चे की आवश्यकता हमको नहीं है। चलो भाई इनको मुक्ति दो और एक कोर्स वापस आए तो इनके पैसे इनको पहुंचाएं। ये वहां पर पढ़ें जहां पर बिना भावना के पढ़ाया जाता है, जहां पर लुसेंट जैसी किताबों के फैक्ट याद कराए जाते हैं, ये वहां पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे आएंगे, रट्टू वहां पढ़ लेना। चलो फिर बात आती है 1533 की। 1533 में, तो 1533 में दीन पनाह पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना इसने की। शुरुआत में बाबर इसको पढ़ा नहीं पाया था, लेकिन बाद में जब बाबर के विजय अभियान थे तो अंतिम दिनों में बाबर ने ऐसी इच्छा, कहते हैं, हुमायूं से जताई, जिसको अबुल फजल ने लिखा है, कि तुम्हें एक पुस्तकालय का निर्माण करना और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना। ठीक है। तो दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, दीन पनाह एक लाइब्रेरी इसने बनवाई। ठीक है, आकाश यादव जी टू मच थैंक यू। 1539 में ये गया बंगाल, समझना बात को, कहां, 1539 में ये जाता है आपका बंगाल, कहां से,
दिल्ली से गया बंगाल। बंगाल को कहते थे गौड़ प्रदेश। गौड़ प्रदेश भारतीय इतिहास में किसको कहा गया है? बंगाल को कहा गया है। ठीक है। गौड़ प्रदेश को जीत करके उसका नाम जन्नताबाद कर दिया गया। इसने क्या कर दिया? सर महाराणा प्रताप फिर गद्दी पर कैसे आए? बेटा जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, है ना। चलो, तो उसको जीत करके इसने क्या नाम कर दिया था? तो गौड़ प्रदेश का नाम जन्नताबाद किसने किया था? हुमायूं ने किया था। और जब ये बंगाल गया तो दिल्ली से दूर गया, तो एक व्यक्ति था इसका करीबी, जिसका नाम क्या है? शेख बहलोल। दिल्ली का नियंत्रण दे गया किसको? शेख बहलोल को, कि भैया शेख भाई तू इतने दिल्ली को देखता रही हो, इतने में बंगाल हो के आऊं। अब ये बंगाल तो गया, बंगाल को इसने जीत भी लिया, जन्नताबाद बना दिया। लेकिन इसका जो भाई था हिंदाल किसका भाई है? हुमायूं का। शेख बहलोल की हत्या कर दी। तो बंगाल विजय के दौरान हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। बोला मेरा भाई राजा नहीं है, मैं राजा हूं। क्या बोलेंगे? मैं राजा हूं। अब भैया गड़बड़ हो गई। अब हुमायूं फिर से भाग लिया, फिर से कह रहा यार दिल्ली गई इस बंगाल के चक्कर में, कह रहा मैं कहीं जाता हूं गड़बड़ कहीं और हो जाती है। तो हुमायूं भागता रहा। इसीलिए इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं का जीवन एक लड़खड़ाता हुआ जीवन है। ये हमेशा इधर से इधर भागता रहा, कुछ जीतने जा रहा है दूसरी साइड में। बेचारा इधर आया था चुनार के किले की तरफ, तो इधर राजस्थान गुजरात में दिक्कत हो गई। अब बेचारा इधर आया बंगाल की तरफ, तो अब की बार दिल्ली में दिक्कत हो गई। तो बेचारे ने दौड़ लगाई फिर वापस से दिल्ली के लिए। तो दिल्ली के लिए जब इसने दौड़ लगाई तो दिल्ली जाएगा, तो यहीं से कहते हैं कि सबसे बड़ी भूल रास्ते की हुई। रास्ते की क्या भैया? हुमायूं रास्ता भूल गया था? नहीं, सबसे बड़ी भूल मेरे दोस्त क्या हुई? ये बंगाल से जाना था इसको, तो इसने सोचा जीटी रोड से चलता हूं। आप कहेंगे भैया क्या उस टाइम जीटी रोड था? नहीं, एक सड़क हुआ करती थी उत्तरापथ। इसको सड़क के आजम बनवाएगा शेरशाह सूरी, और एक अंग्रेज गवर्नर आएगा ऑकलैंड ने इसका नाम रखा था ग्रैंड ट्रक रोड। ये सारी चीजें आप जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता रहेगा आप जानते रहेंगे। जरूरत है तो सिर्फ फोकस करके सुनते रहने की। यहां समझे? तो इसने क्या बोला? ये उत्तरापथ से चल दिया, जिसको हम आज जीटी रोड के नाम से जानते हैं। मौर्य काल में बना हुआ था, मौर्यों के समय बना था। तो ये गलती क्या हुई भैया? ये इस रास्ते से भैया गलती क्यों है? गलती इसलिए थी क्योंकि इस रास्ते पर अधिकार था अफगानों का अधिकार था, जो लोधी थे। लोधियों के लोग बहुत थे इस पर। उन्होंने बोली बेटा आजा, हमको हराया था ना, तेरे बाप बाबर ने हमको हराया था, क्योंकि बाबर ने तो हराया था लोधियों को। तो उनके जितने भी पूर्वज थे वो सब यहां बसे हुए थे। और यही भूल हुई हुमायूं की, और हुमायूं की इसी भूल का फायदा उठाया किसने? शेरशाह सूरी ने। बोला बेटा आजा, ठीक है बेटा आजा। तो देखेंगे क्या होता है फिर। तो दिल्ली वापस आते समय क्या हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। बिहार में पड़ता है चौसा कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, और भैया चौसा में सारे अफगान इकट्ठे हो गए, अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, और शेरशाह सूरी की शादी भी हो चुकी थी इस समय चुनार। किससे? लॉर्ड मलिका बेगम से। ये मैं जब शेरशाह सूरी को पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोले हुमायूं को मारना है बस। तो भैया चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ आपका हुमायूं है और दूसरी तरफ कौन था? शेरशाह सूरी। हुमायूं इस युद्ध को हार गया, क्योंकि सेना एक तो बंगाल अभियान के लिए गई थी, उधर से थकी हुई सेना थी, और सेना इतनी भी नहीं थी। उसने सोचा थोड़ी था रास्ते में लड़ना पड़ेगा, उसने तो ये सोचा था कि क्या करना पड़ेगा, मेरे भाई का विद्रोह है, जाकर के वहां मैसेज देंगे और फिर उनको भैया पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, माफ करेंगे। मारने पीटने की तो बात ही नहीं थी, इसको तो बस माफ ही करना था। बोला समझाऊंगा उसे जाकर के, क्योंकि बाबर कह चुका था अपने भाइयों से लड़ना नहीं है। तो समझे भैया, तो हुमायूं हार गया, और हारा तो अपनी जान बचाई, करमनासा नदी में कूद गया, और एक निजाम भिस्ती ने इसकी जान बचाई थी।
नदी में कौन था? एक व्यक्ति, निजाम भिश्ती, इसकी जान बचाई। हुमायूं एकदम से मरा गिरा, बच गया, बच गया। तो क्या बोलता निजाम भिश्ती से? कहता कि अगर मैं वापस भैया दिल्ली की गद्दी पे आया तो एक दिन के लिए राजा तुझे भी बनाऊंगा। और हुमायूं वापस दिल्ली की गद्दी पर आया था 1555 में, और इस निजाम भिश्ती को उसने एक दिन का राजा बनाया भी था अपने कहे मुताबिक। तो ये चमड़े के सिक्के यहां लिखा हुआ है। तो एक बात आती है, चमड़े के सिक्के किस व्यक्ति ने चलवाए? दो व्यक्ति नहीं, इसको हटा देना। चमड़े के सिक्के दो लोगों ने चलवाए, ये लिखो, ये स्टेटमेंट सही रहेगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों? व्यक्ति नहीं बोल सकते, तो दो लोगों में क्या? निजाम भिश्ती। अगर आपसे कभी पूछे चमड़े के सिक्के भारतीय इतिहास में किस व्यक्ति ने चलवाए, क्योंकि एमबीटी व्यक्ति नहीं है भारतीय इतिहास में, एमबीटी शासक है। मोहम्मद बिन तुगलक शासक है। तो पूछे किस शासक ने चलवाए, तो मोहम्मद बिन तुगलक लिखना। और पूछे किस व्यक्ति ने चलवाए, तो निजाम भिश्ती लिखना, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति था। आप कहेंगे भैया बन तो एक दिन के लिए, वो घोषित था, बना क्या? अपनी शक्ति से नहीं। ठीक है, अंशिका चतुर्वेदी जी, टू मच थैंक यू। इसी चीज के लिए मैं हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएं, जो सच है वो आप जान पाएं। ठीक है, बाकी तो हम पढ़ ही चुक सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात प्रश्न बनाने की नहीं है, मैंने पहली क्लास में कहा था आपसे प्रश्न आप बना देंगे। बात है हम लोग यात्रा कर रहे हैं, इतिहास समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है आपका। ठीक है, चलो, ये शेरशाह सूरी में मैं बताऊंगा कि ये शेरशाह सूरी इस युद्ध को जब जीता था तो क्या बोलेंगे, क्या जीतेंगे भैया? चौसा युद्ध में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि ली थी, बिल्कुल। ये शेरशाह सूरी क्या बन गया था? शेरशाह बन गया था। तो पहले नहीं था भैया, ये पहले इसका नाम क्या था आपका? फरीद खां था। पहले इसका नाम सिर्फ फरीद खां था, फरीद खां। फिर ये एक बार जाता है बिहार में, बिहार में इसने एक शेर को मार दिया, तो वहां पर बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां कहा था। शेर खां के बाद में जब इसने चौसा को युद्ध को जीता तो शेरशाह सूरी ये बना। ये मैं शेरशाह सूरी में ही आपको बताऊंगा। तो कर्मनासा नदी में इसने जान बचाई थी, तो यहां से ये भाग गया। और अगले साल इसने 1540 में फिर से कोशिश की लड़ने की, किससे? शेरशाह सूरी से। बोला तुझे मैं हराऊंगा, तुझे मैं हराऊंगा। तो ये युद्ध हुआ था कन्नौज, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिलग्राम में। कन्नौज कहाँ पड़ता है? ये यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वो चौसा कहाँ पड़ता है? चौसा प्यारे दोस्त ये बिहार में है। कहाँ है? ये बिहार में है। तो कन्नौज का युद्ध हुआ और हुमायूं वर्सेस शेरशाह, फिर से हुमायूं की हार हुई। अब फिर से कौन जीता? शेरशाह जीता। और कहते हैं कि इस बार तो ऐसा भागा हुमायूं कि भैया आगरा चलो, आगरा पहुंचा। आगरा बोला जितना सोना चांदी है सब समेट लो और दौड़म दौड़ भाग के चलो। और भागते 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 भारत को छोड़ गया, भारत से भाग गया, ईरान भाग गया। ठीक है, तो दिल्ली पर, यहां इस युद्ध के बाद में दिल्ली पर सेकंड अफगान वंश की स्थापना हुई। अच्छा, प्रथम अफगान वंश सारे जानते हो ना? अफगान लोग कौन थे? लोदी थे। अफगान लोग कौन थे? प्रथम अफगान वंश किसको कहा गया है भारतीय इतिहास में? लोदी वंश को। तो ये लोदियों के बाद में अफगानी लोगों ने फिर से दिल्ली को कंट्रोल कर लिया और किसको हरा दिया? आपका हुमायूं को हरा दिया। और 1540 में सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई। सूरी साम्राज्य जो 15 सालों तक रहा, 1540 से 1555। तो सूरी साम्राज्य में आपको तब पढ़ाऊंगा जब हम पूरा मुगल काल पढ़ लेंगे। उसके बाद में बताऊंगा ये सूरी 15 सालों में इन्होंने क्या किया था, सूर साम्राज्य ने क्या किया था। ठीक है, तो कहने की बात है कि भैया जो मुगलों की जो सत्ता थी उसको चुनौती सबसे ज्यादा किस युद्ध ने दी? कन्नौज ने, और हरा दिया इनको। नेक्स्ट, हुमायूं भागकर कहां पहुंचा? आगरा। आगरा से पहुंचा पंजाब, पंजाब से सिंधु गया और भाग गया कहां? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहुंच गया। बहुत शानदार, बहुत सही किट्टू, टू मच थैंक यू। सर जी पढ़कर ऐसे लगता है जैसे रियल में देख रहे हो। जब फील करोगे तभी तो लगेगा, फील करोगे तभी तो लगेगा। 1541 में 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी की। किसने? हुमायूं ने। देख रहे हो, बिहार में ध्यान लगा रहा, देख रहा विनोद, इसका ध्यान बिहार में। अब भी हार चुका, दिल्ली गद्दी चलेगी, सोच रहा चल यार कुछ बचा नहीं है, बहू तो बच जाएगी।
तो हमीदा बानो बेगम से इसने शादी कर ली, और हमीदा बानो बेगम से शादी करके इसको कहाँ, ये जब कुछ दिन पंजाब में रुका तो यहीं पर इसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ 1542 में, अगले ही साल, राणा वीर साल, पंजाब के यहाँ। टाइम नहीं लगाया बिल्कुल भी, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर भैया विनोद, क्या समझो, अकबर का जन्म यही इसके भागते जीवन में हुआ था, भागते भागते, भागते भागते अकबर का जन्म नहीं हो गया होगा, वो जैसे भी हुआ होगा आप सब जानते हैं। तो ये भागते हुए इसने निर्वासित जीवन जिया, और ये जो इसके यहाँ 1540 से जो 15 साल गुजरे, ये गुजरे इसके अपनी शक्ति को वापस इकट्ठा करने में। जो ये पैसा भारत से लेकर के गया, उस पैसे को इसने वहाँ लोगों में खर्च किया, अपनी सेना फिर से इसने इकट्ठी की कि भारत मुझे वापस जाना है, भारत मुझे वापस जाना है। तो 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा। मच्छीवाड़ा कहाँ पड़ता है? पंजाब में। मच्छीवाड़ा का युद्ध इसने क्या जीत लिया? किससे? वर्सेज कौन था इसमें? अफगान लोग थे। अब इसका टारगेट सिर्फ अफगान लोग थे। तो भारत में एंट्री कर रहा है वापस, क्या बोलेंगे, 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता और अफगानों को हराया इसने, ठीक है। 1555 में आगे बढ़ा, पंजाब से आगे दिल्ली की तरफ पहुंचा तो सरहिंद का युद्ध लड़ा। किसका? सरहिंद का युद्ध लड़ा। और सरहिंद के युद्ध में सूरी वंश आ चुका था 1540 में, मैंने बताया 15 वर्ष तक रहा, 15 वर्ष तक। तो जो ये है आपका सूरी वंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी। सिरसा सूरी नहीं था 15 साल, सिरसा सूरी तो 1540 से 1545 तक रहा, बस 1540 से 45 तक ये सूरवंश में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी अंतिम शासक था। इस युद्ध को कौन जीता? हुमायूं जीता, और दोबारा दिल्ली की गद्दी पर आया, दोबारा दिल्ली की गद्दी पर आया, ठीक है। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया। अकबर जिसकी उम्र लगभग कितनी हो चुकी थी? 13 वर्ष हो चुकी थी। इसी युद्ध के बाद में इसको जीतते ही, और ये घोषणा भी कर दी सरहिंद का युद्ध जीतते ही, कि मेरे बाद में जो युवराज रहेगा वो अकबर रहेगा, मेरे बाद में जो युवराज रहेगा वो अकबर रहेगा। नकुल त्यागी जी, टू मच, थैंक यू, दिल से प्यार। समझ गए बात को? हुमायूं की जिंदगी कैसे गुजरी है? भाग भाग करके गुजरी है। चलो भाई, अब 1556 में हुमायूं की दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर करके मौत हो गई। इतिहासकारों ने लिखा है, हुमायूं जो एक बेवड़ा था, जो एक शराबी था, हाथ में शराब के नशे में गिलास इसके हाथ में, और शराब के नशे में ये सीढ़ियों से गिर गया, और सीढ़ियों से गिरते गिरते लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुंचा, इतने में डैड मर गया। तो इसीलिए एक इतिहासकार हुए हैं स्टैनले लैंडपूल, उन्होंने क्या कहा है? हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन कहा है। उन्होंने कहा है जिस तरह से हुमायूं की पूरी जिंदगी लड़खड़ाते हुए गुजर गई, अंतिम समय में भी हुमायूं की मौत लड़खड़ाते हुए ही हुई, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, हुमायूं नामा की रचना, हुमायूं के ऊपर जो रचना लिखी है वो किसने की है? इसकी सौतेली बहन थी, क्या बोलेंगे, चचेरी बहन, सौतेली बहन थी, गुलबदन बेगम ने, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, कोई दिक्कत? चलो और जो हुमायूं का मकबरा है ये कहां पर है? ये दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा, ठीक है जी। हुमायूं रविवार को ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था। तो पूछते मुगल काल का वह शासक, लिख लेना, ज्योतिष में इसका विश्वास था, एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष में विश्वास रखता था। तो पूछता है मुगल काल का वह कौन सा शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था? ज्योतिष में विश्वास रखता था, वह कौन सा शासक था भैया? तो क्या बोलेंगे भैया? वो हुमायूं था। रविवार को पीले वस्त्र, अब तुमसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा पीले वस्त्र ये किस दिन पहनता था, ये सिर्फ एक फैक्ट है, याद रखें। शनिवार को काले कपड़े, सोमवार को ये सफेद कपड़े पहनता था, ज्योतिष में विश्वास रखता था, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? सर जी दीन पनाह पुस्तकालय कहाँ है? मोहम्मद फरमान खान पूछ रहे हैं। बेटा अभी क्लास में बताया था,
1533 में दीन पन्हा पुस्तकालय को बनाया गया। छोटा मोटा पुस्तकालय नहीं था, किले जैसा था ये भी, दिल्ली में। अर्जुन सिंह, लव यू टू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक की बात में? चलो भाई नेक्स्ट, इसको ब्लॉक कर दो। शिवम शुक्ला जी को हम इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सर हेमू को विक्रमादित्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी कोई हेमू नाम का कोई जिक्र नहीं आया। हेमू का जिक्र आएगा 1556 में, जब अकबर से लड़ाई होगी। जब किससे लड़ाई होगी? जब अकबर से लड़ाई होगी। तो इसीलिए इनको ब्लॉक किया जा रहा है। भैया ठीक दे दी ना मुक्ति? बताओ तुम ही लोग, जनता तू आवाज दे, क्या मेरा निर्णय सही है? तो आप कहेंगे जी सही है, क्योंकि ये लाइन पे कहते हैं ना अनुशासन। जैसे गुरुजी होते थे, जो डंडी बजाने वाले गुरुजी होते थे, तो क्लास शांत होकर सुनती थी क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि डंडी बजा देते हैं। कोई मस्ती वाले अध्यापक होते थे तो बच्चे सुनते ही नहीं थे, क्या फर्क पड़ता है उन्हें। अनुशासन कहते हैं कि अनुशासन डर से भी बनता है, इसीलिए ये जरूरी है, ताकि बाकी बच्चे सोचे कि कुछ कमेंट फालतू करेंगे तो ब्लॉक होंगे, इससे अच्छा ध्यान लगा के पढ़ लो। ऐसे ही स्थापित करता हूं भैया मैं अनुशासन। ठीक है सर जी, नोट करने दिया करो बेटा, बहुत टाइम रुकता हूं मैं। 5वीं 6ठी स्लाइड है, और मुझे नहीं पता, आपको जो पता है ना, मनुष्य और चिंपैंजी में क्या फर्क बताया गया है। क्या बोलते हैं कि जो चिंपैंजी है वो अपने हाथों से पेन नहीं पकड़ सकता, नहीं तो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता वो। 6ठी स्लाइड हम पढ़ रहे हैं 1 घंटे में, इतना सा नोट नहीं हुआ। पर मुझे क्या पता ही, तुम पर लिखना भी नहीं आता, लेकिन मैं इतनी गति से चलूँ। आप क्लास को रोक सकते हैं बीच में और नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या था इसमें बताओ मुझे? इसमें कुछ था नोट करने के लिए? कितना समय लगेगा? मुश्किल से इसमें लिखोगे, लिखना तुम पे आता होगा तो 2 मिनट नहीं लगेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? लो लिख लो, चलो तुम्हारी बात कर लेते हैं आराम से। अब पूरा लिखते होगे ना, डांट के एकदम से, था, थी, थे, है। चलो। कोई नहीं, लिख लो, नोट कर लो। रोक लिया करो ना क्लास को, ऐसे बीच में रोक के तब लिख लिया करो फटाफट थोड़ा, है ना? हाँ सर जी, आपकी क्लास में सब अनुशासन में रहते हैं, बिल्कुल जरूरी है। भाई तुम बच्चे हो, देखो तुम पे क्या गुस्सा क्या करना, गुस्सा करने की बजाय तुम्हें ब्लॉक कर दो। वो सबसे ठीक है, हंसते हुए ब्लॉक कर दो। ठीक है नेक्स्ट, फिर आ जाता है अकबर आपका। कौन? अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या है? जलाल किसको कहा गया है? अकबर को कहा गया है। ये इसके बचपन का नाम है। और अरस आसियानी क्या थी इसकी उपाधि थी। जैसे जैसे अकबर को पढ़ते जाएंगे तो मैं बताता रहूंगा अरस आसियानी उपाधि कब मिली इसको। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? शासनकाल इसका कब से कब तक रहा? 1556 में ये गद्दी पर बैठेगा और 1605 तक रहेगा। तो याद रख लेना, मुगल काल में सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज किसका है? वो अकबर का है, सबसे लंबा शासनकाल। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या अकबर सच में महान था। आप पढ़ते आए हैं ना अकबर महान, तो मैं तो एक स्टेटमेंट दूंगा, नहीं अकबर महान नहीं था। क्यों महान नहीं था वो भी मैं कारण बताऊंगा। आप ये कह सकते हैं अकबर चालाक है, अकबर बहुत चालाक शासक था, अकबर बहुत चालाक शासक था। मेरी नज़र में इसने सबका मूर्ख बनाया। हिंदू लोगों को लगता था ये हिंदू धर्म को अपना लेगा, ईसाइयों को लगता था ये जल्दी ही ईसाई धर्म को अपनाएगा, यहूदियों को लगता था ये यहूदी बनेगा, जैन लोगों को इसने बहकाया, उनको लगा कि अकबर जल्दी ही जैन धर्म को स्वीकार करेगा। इसने किसी से इसने जो कुछ इसको बहकाया गया वो इसने बहकाया। चालाक था। इसके समय ही सारे दरबारी लेखक हुए और अकबर को उन्होंने बड़ा महान दिखाया। देखना ध्यान से आएंगे। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 था। और जब हुमायूं का जीवन बीत रहा था भागने दौड़ने में, उस समय आपका अकबर का पैदा होना हुआ। तो अकबर की पढ़ाई लिखाई तो ठीक से नहीं हो पाई। तो इसको बोलते हैं कि यानी कि जो शिक्षा इसको लेनी थी भाषाओं की, वो भाषाएं ये सीख नहीं पाया। इसीलिए अकबर को कहा गया अनपढ़। अकबर क्या था? अनपढ़ था, लेकिन पागल नहीं था। तो एक व्यक्ति आएगा, मैं आपको बताऊंगा, यहां ध्यान से देखना। इसका पालन पोषण क्यों नहीं है जी? पागल क्यों नहीं है? एक व्यक्ति है सिराजी, जिसके लिए अकबर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इस व्यक्ति के लिए मैं पूरे दिल्ली साम्राज्य तो
पूरे दिल्ली साम्राज्य को भी छोड़ सकता हूं। तो एक राजा दिल्ली की इतनी बड़ी गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार है, किसके लिए? सिराजी से। तो क्या ये जी इसकी मोहब्बत है क्या? नहीं। व्यक्ति, हमने तो सुना मोहब्बत में आदमी बहुत कुछ छोड़ देता है, लेकिन नहीं, सिराजी एक विद्वान व्यक्ति है। और ये वही सिराजी है जिसने अकबर को ये बताया कि तुम अगर लिख नहीं सकते या तुमको भाषाओं का ज्ञान नहीं है तो तुम सुन तो सकते हो। एक इसका पूरा एक शिष्टमंडल था, मतलब लोगों का एक ग्रुप था, सिराजी एंड कंपनी ऐसा बोल सकते हो। तो ये लोग अकबर के पास रहते थे, जब अकबर आराम करता थोड़ी देर या कुछ करता, उस समय अकबर को ज्ञानवर्धक चीजें बताते। और कहते हैं कई हजार पुस्तकें अकबर के कान तक सुन के पहुंचाई किसने? सिराजी ने। अकबर को इसकी संगति बड़ा पसंद थी। लेकिन आप लोग जानते हैं सिर्फ बीरबल के बारे में, ठीक है? तो सिराजी सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति था, ठीक है? और ऐसे ही बीरबल बहुत चतुर व्यक्ति रहे, एक हिंदू व्यक्ति हैं। तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत। शासनकाल कितना रहा इसका? सबसे लंबा शासनकाल शुरुआती दौर में पढ़ाई हो नहीं पाई, क्योंकि बहुत कोशिश की गई, इसके लिए टीचर भी रखे गए। अब्दुल लतीफ जैसे ईरानी विद्वान, जो उस समय ईरान का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, उसको लगाया गया कि भैया अकबर को पढ़ा दो। पर अकबर काहे को पढ़ रहा भैया है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना। इसका पालन पोषण किसने किया? ये सुल्तान बेगम ने किया। इसका चाचा लगता था ना अस्करी, हुमायूं का भाई था अस्करी। अस्करी, कामरान, हिंदाल और हुमायूं। तो अस्करी की जो पत्नी थी सुल्तान बेगम, उसने इसका पालन पोषण किया। और एक बाबर की बहन थी, मतलब बाबर तो कौन है? इसका दादा है। तो दादा की बहन, जैसे आप सोचे आपके बाबा जी की बहन होंगी, बड़ी प्यारी होती हैं वो, जिनको हम घर में बुआ कहते हैं। एक तो हमारे पापा की बहन होगी, एक बाबा की बहन होगी, उनको हम प्यार से बुआ कहते हैं। वैसे लगती तो हमारी दादी माँ हो, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? बाबर की बहन का नाम था खानजदा बेगम। इन दो लोगों का बड़ा योगदान है। और तीसरा है दाहिमा अनगा। क्या बोलोगे? दाहिमा अनगा। इसका बड़ा प्रभाव रहेगा अकबर पर। ये दाह शब्द का क्या अर्थ होता है? देखो, हम सब लोग कहते हैं ना कि भाई अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो दम लगा के दिखाओ। अगर तुमने सच में अपनी माँ का दूध पिया है तो सिलेक्शन लेकर के दिखाओ। इस माँ के दूध का क्या अर्थ है? तो बोलते हैं कि भाई हम 6 महीने तक की माँ का दूध ही पीना चाहिए शिशु को, बच्चे को, कि वो पोषक तत्व उसमें वो सारे हैं जो उसके लिए जरूरी हैं। लेकिन कहते हैं माँ के दूध से क्वालिटीज भी आती हैं। आपके जो जीन्स है ना, जो आनुवांशिक गुण है, वो तो दूसरी पीढ़ी से आए ही हैं। आप विद्वान लोगों में पैदा हुए, पले बढ़े, तो आप विद्वान तो होंगे ही। और जरूरी नहीं आप विद्वान भी होंगे, आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि इसके माता पिता अनपढ़ हैं तो वो बच्चा ज्ञानी नहीं बन सकता। वो उसकी इच्छा है कि वो कितना ज्ञान अपनी जिंदगी में इकट्ठा करेगा। तो ऐसे ही पुराने काल में, प्राचीन काल में दाहिमा अपॉइंट की जाती थी और देखा जाता था ये भारतीय इतिहास की बड़ी वीरांगना महिला रही हैं। तो इनका दूध इस बच्चे को अगर पिलाया जाए, रेंटेड समझो, एक तरीके से किराए का दूध, तो बच्चे में वो गुण आएंगे। किसी छत्राणी का दूध अगर बच्चा पिएगा तो उसमें वो क्षत्रिय गुण आएंगे, ये तलवार लेकर के कल खड़ा होगा। इसको बोलते थे दाई माँ। दाई माँ यानी कैसी माँ? जो दूध पिलाने के लिए अपॉइंट की गई। तो दाई माँ अनगा, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे। अकबर ने पहली शादी नहीं, इसकी मां का दूध तो इसने पिया ही पिया अपनी का, और भी कई दाई इसके लिए अपॉइंट की गई। देखना, अकबर ने जो पहली शादी की वो 1551 में, कितने साल का भैया है? इसकी उम्र है भैया की, बताओ यार, कोई खेल हो रिया भैया है? भाई अब्दुल, कोई खेल हो रिया? तो क्या बोलेंगे? अकबर ने पहली शादी रुकैया बेगम से 1551 में की। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, कोई परेशानी? 1555 के सरहिंद के युद्ध में युवराज घोषित हुआ। किसने किया था? हुमायूं ने किया था। माता का क्या नाम है इसकी का? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, जिसका असली नाम क्या था? मरियम मकानी। इसको उपाधि भी दी गई।
बोलेंगे भी फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। नहीं, अंग्रेजी में इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा सर जी अंग्रेजी में भी प्लीज। ये देखो, अब मैं ऐसे बोल दूं, अकबर अनाउंस्ड एज ए प्रिंस इन बैटल ऑफ सरहिंद इन 1555, तो इसमें एक तो प्रिंस आ जाएगा और एक बैटल आ जाएगा युद्ध के लिए। और क्या ही आ सकता है, इतना आ सकता है बस। इतिहास लगभग एक जैसा है। और मेरे दोस्त अंग्रेज आप समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहते हैं। ठीक है। माता हमीदा बानो बेगम मरियम मकानी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो भैया इसने कर ली पहली शादी किससे? रुकैया बेगम से, इसके चाचा की लड़की थी। ठीक है। रजनीश गुप्ता कह रहे सर जी इतनी शांति से क्यों पढ़ा रहे हैं, आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? तबीयत एकदम ठीक है भैया। ठीक है, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? कल की क्लास यहाँ से शुरू करेंगे। आप लोग इतने नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ताकि कल आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद करूंगा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है सर, इसमें जोधा का वर्णन कहाँ? प्राची शर्मा जी आएगा जोधा का वर्णन। और बेटा नहीं तो आपको भी अगली बार ब्लॉक करवाया जाएगा, आप आगे भागेंगे। तो चैप्टर खत्म होने के बाद सोचे, अगर आप लोग इस समय कोई प्रश्न हुमायूं का कर रहे होते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि भाई शायद चैप्टर में से कुछ बचा है, उसका प्रश्न आप कर रहे हैं। लेकिन अभी जिसको पढ़ रहे हो उसमें आगे का पढ़ने लग जाते हो। उपेंद्र आनंद जी, सर इतिहास को अंग्रेजी में पढ़ने में मजा नहीं आता। बिल्कुल सत्य बात है। अब तुम क्या ये समझ रहे हो मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है भाई? चलो अपना ख्याल रखो, बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।